तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which is concerned with the quantities of heat evolved or absorbed during chemical reaction। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, हम इस ब्रांच पे इस बारे में स्टडी करेंगे। देखो, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो उसमें दो बातें आपने याद रखनी है कि एरो से पहले जो भी सब्सटेंस, जो भी मॉलिक्यूल, जो भी कंपाउंड लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट कहलाएगा, और एरो के बाद जो भी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, एलिमेंट, एटम है, वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और प्रोडक्ट वो है जो हमें रिजल्ट में आंसर मिलता है। अब जब कभी भी रिएक्टेंट कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनती है, कोई सब्सटेंस रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो वो मिलाकर कोई एक कंपाउंड बना लेता है, या रिएक्टेंट जो है वो एक होता है और वो टूटता है, ब्रेक होकर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो दोनों ही कंडीशन में या तो हीट एनर्जी हमें सिस्टम को देना पड़ती है ताकि वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करे, या फिर कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी को चेंज देना पड़ता है या चेंज होना पड़ता है। इसे हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। मुख्तसर अल्फाज में थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट चेंजेस की स्टडी करते हैं। अब अगर मैंने यहाँ हीट चेंज का वर्ड इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब ये होगा कि या तो हीट एनर्जी में इजाफा हुआ है या हीट एनर्जी में नुकसान हुआ है। हीट एनर्जी या तो गेन होगी या फिर हीट एनर्जी लॉस होगी। इस ब्रांच को हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ये चैप्टर हमारे पास डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो कि ये डिफाइन करने के लिए कि डिफाइन थर्मोकेमिस्ट्री हैज बीन आस्क्ड इन द ईयर 2013 एज वेल एज इन 2007। थर्मोकेमिस्ट्री अब अगर समझ में आ गई है तो हम मजीद सेकेंड ब्रांच स्टडी करते हैं विच इज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। इसे हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन के साथ साथ थर्मोकेमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो द थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज द बैलेंस्ड स्टीशियोमेट्रिक इक्वेशन which includes the changes in enthalpy। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हीट एनर्जी में चेंज आएगा। that change in heat energy is called as enthalpy। हीट एनर्जी में जो चेंज आता है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम एंथैल्पी कहते हैं। और एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा एच का इस्तेमाल करते हैं। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है? वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसके जरिए हम एंथैल्पी में चेंज बताते हैं कि आया एंथैल्पी में चेंज ज्यादा है, यानी कि हीट एनर्जी लॉस हुई है, या हीट एनर्जी गेन हुई है। इन वेरिएबल फॉर्म थर्मोकेमिकल इक्वेशन लुक लाइक दिस। मतलब हम अगर इसे वेरिएबल फॉर्म में लिखना चाहें तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन किस तरह से नजर आएगी? मैंने अभी बताया था कि एरो से पहले जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट, जो कंपाउंड लिखा हुआ होगा वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। और एरो के बाद जो सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड जो भी लिखा होता है वो प्रोडक्ट है। तो एरो से पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स और वाई रिएक्शन करने के बाद एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अब जब प्रोडक्ट बनेगी तो इसमें या तो हीट एनर्जी हमें सिस्टम को देना पड़ेगी या फिर सिस्टम खुद से हमें हीट एनर्जी रिलीज करेगा। अगर हम सिस्टम को हीट एनर्जी दे रहे हैं या सिस्टम हमें हीट एनर्जी दे रहा है तो दोनों ही बातों में एनर्जी में चेंज आएगा। एंड दैट चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या है? आसान से अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो केमिकल इक्वेशन जिसके जरिए हम चेंजेस इन एंथैल्पी मालूम करते हैं। अब ये चेंजेस इन एंथैल्पी या चेंजेस इन हीट एनर्जी या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या चक्कर है इसे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ते हैं। जबकि एक्स, वाई एंड जी आर द स्टैंडर्ड एजेंट्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड एजेंट्स हैं। जब भी हम कोई ऐसी स्टेटमेंट स्टडी करेंगे, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे, स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शन को, तो वहां पर हम एक्स, वाई और जी का इस्तेमाल करेंगे।
तो द साइन ऑफ द एक्स वाई एंड सी और द डेल्टा एच में ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। इस बुनियाद पे दो क्लासिफिकेशन है, हम इस बात पे बात करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे x प्लस वाई रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है z। अब इस प्रोडक्ट z बनने में जो डेल्टा h है हमारे पास, वो डेल्टा h सपोज करते हैं वो +100 है या -100 है। तो पॉजिटिव समझ में आ गया कि वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसके साथ लिखी जाएगी, कुछ ना कुछ होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, सो ऑन हो सकती है। +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +1000 हो सकती है। इसी तरह सीरीज चलती रहेगी। इसी तरह -1, -2, -3 एंड सो ऑन भी हो सकती है। इस वैल्यू को, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसे मेजरमेंट करने के लिए हम जो पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं, दैट पैरामीटर इज किलो जूल्स। जैसे हम अगर मास मालूम कर रहे हैं तो हम उसका यूनिट लगते हैं किलोग्राम, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। इसी तरह से अगर हम टाइम की मेजरमेंट करें तो टाइम की मेजरमेंट हम आवर में कर सकते हैं, मिनट्स में कर सकते हैं या सेकंड्स में कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लेंथ की बात करें तो हम लेंथ किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर्स में मेजरमेंट कर सकते हैं, सेंटीमीटर, फीट में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हर वेरिएबल, हर पैरामीटर को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होता है। इसी तरह से एनर्जी को मेजर करने के लिए हम यूनिट किलो जूल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तो हम मजीद आगे चलते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कब कब पूछा गया है। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन 2009 और 2007 में आपसे डिफाइन करने के लिए पूछा गया है। अब थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की बात हम कर रहे थे कि प्लस होगा माइनस होगा। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक केमिकल रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शंस विच आर accompanied with the emission of energy, जिसमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और usually during the exothermic chemical reaction there is always the formation of bond occur, यानी कि बॉन्ड जब भी बनता है हीट एनर्जी रिलीज होती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कार्बन का रिएक्शन हम कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रही है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसे आसान से समझते हैं कि हम कार्बन यानी कि कोयले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। हमने कार्बन जलाना शुरू किया, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मौजूद थी, कार्बन ने उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट जो बनाई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद दो तरह की प्रोडक्ट बनाता है। अगर ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में, अबंडेंट क्वांटिटी में मौजूद थी तो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन अबंडेंट क्वांटिटी में, एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं होती तो रिजल्ट में प्रोडक्ट जो बनती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। हम फिलहाल के लिए ये देख रहे हैं कार्बन का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, कोयले को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो रिजल्ट जो बना वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है ये कितनी है, -393.7 किलो जूल्स पर मोल। मतलब इतनी एनर्जी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनने के बाद रिलीज होती है। अब हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि साइन माइनस का है, तो याद रखेंगे जब कभी भी डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में होती है तो इट रेफर्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और अगर ये वैल्यू प्लस में होती तो हम ये कहते हैं कि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ये बात समझ में आ गई, डेल्टा एच की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर मैं कहता हूँ कि एक रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद वैल्यू जो थी वो प्लस में आई है, तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि वैल्यू प्लस में है। इसी तरह से अगर आप कभी भी डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में देखेंगे तो इट रेफर्स कि ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में यूजुअली बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो अब अगर मैं पूछूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन कौन से केमिकल रिएक्शन में होगी, तो डेफिनेटली वो कौन सा रिएक्शन होगा,
वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा। बात को मुख्तसर करते हैं। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस वो हैं जिसमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है। ये हीट एनर्जी रिलीज को हम लिखें किस तरह? इसे लिखने के लिए हम माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यूजुअली अकर इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखते हैं कि ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कब आपसे पूछा गया है। 2017, 2014, 2011, 2010, 2007 और 2006 में, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अक्सर और बेशतर पास्ट 15 ईयर्स में पूछी जाती रही है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के बाद हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो था जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एंडोथर्मिक क्या होगा? दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। दूसरी बात मेमोराइज हो चुकी है कि एक्सोथर्मिक जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, तो एंडोथर्मिक क्या करेंगे? बॉन्ड ब्रेक करते हैं। फॉर इंस्टेंस द डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पानी का मॉलिक्यूल है, आप इस पानी के मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं? इसके बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करने के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या है? H2 हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ साथ में हमारे पास ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल भी प्रोडक्ट में नजर आ रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब भी बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ब्रेक किस तरह से होगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में हमने डेल्टा एच की साइन देखी थी माइनस पे है, लेकिन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में हमें कोई माइनस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, प्लस भी नजर नहीं आ रहा, तो सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है? तो याद रखिए, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, या फिर हम डेल्टा एच को डायरेक्ट रिएक्टेंट में ही लिख देंगे। अगर रिएक्टेंट में डेल्टा एच लिखा हुआ है तो इट्स मीन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। अगर डेल्टा एच प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव लिखी हुई है तो भी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में लिखी हुई है तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। कोई सवाल करना चाह रहा है? If anyone is interested to ask question, he can raise his hand. All right. So exothermic chemical reactions are those in which heat energy is released, and endothermic chemical reactions are those in which heat energy is absorbed. During exothermic chemical reaction, usually bond formation occurs, but during endothermic chemical reaction, bond dissociation occurs. The value of delta H in endothermic reaction will always be positive, and the delta H value during exothermic chemical reaction will always be negative. ये डेल्टा एच की वैल्यू हम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ना लिखी हो तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर ये डेल्टा एच रिएक्टेंट में लिखा हुआ है तो एंडोथर्मिक है, और अगर ये डेल्टा एच प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह 2017, 16, 14, 12, 10, 7 और 6 में पूछा गया है। डिफरेंसेस देखते हैं कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है। ऑल्दो आपने जो वीडियो देखी अभी तक जो हमने लेक्चर दिया है उसमें अच्छी तरह से आपको आइडिया हो गया होगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के दरमियान में क्या फ़र्क है। एक मजीद हम वीडियो देख लेते हैं जिससे ये मजीद क्लियर हो जाएगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के दरमियान में फ़र्क बेसिकली है क्या। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस हमने बात की, हीट एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, यानी कि सिस्टम से बाहर सराउंडिंग की तरफ जाएगी। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है
यानी सराउंडिंग से सिस्टम जो है वो हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। द टर्म एक्सो मीन्स एक्सटर्नल एंड एंडो मीन्स इंटरनल, यानी कि अगर एक्सटर्नल हीट एनर्जी है तो एक्सोथर्मिक, इंटरनल हीट एनर्जी है तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये साइन रेफर कर रहा है कि दिस इज द डायग्राम व्हिच शोस और इलस्ट्रेट्स के रिएक्शन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। अब इस एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशंस कहाँ है, मतलब यूजेस कहाँ कहाँ है। एसिड और एल्कलीज के दरमियान में रिएक्शन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है। वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड, इसी तरह रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है ये एक्सोथर्मिक। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किस तरह से मेजरमेंट होती है। तो लेट्स सपोज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि थर्मोमीटर में मरकरी का लेवल रेज हो गया, इसका मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि कोई सॉलिड मॉलिक्यूल है यानी कि आइस, ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड, और लिक्विड स्टेट से हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसी गैस मॉलिक्यूल में, क्योंकि लिक्विड में से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसे हम कह रहे हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्योंकि हमने अभी बात की कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के अंदर हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रेवल करती है। अब अगर हम ग्राफ की बात करें जो कि आपको कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो ये स्टडी करेंगे, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, यानी कि एनर्जी स्टार्ट करने की वो क्या है, वो कम है और एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जबकि एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस को हम देखें तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रेवल करके आती है। तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या है, वो केमिकल रिएक्शंस जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसे हम थर्मोमीटर में भी देख सकते हैं। एक्सोथर्मिक में हमने देखा पैरामीटर या थर्मोमीटर में वैल्यू क्या हुई थी, रेस, देखिए इसमें थर्मोमीटर में वैल्यू क्या होगी, डाउन। एप्लीकेशंस कहाँ पे एंडोथर्मिक की, इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम कार्बोनेट का एथेनाइक एसिड के साथ रिएक्शन, इसी तरह से फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशंस है। अब ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस जैसे सॉलिड मॉलिक्यूल का कन्वर्ट हो जाना लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करने की वजह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या डिफरेंस होगा एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहा था, हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी। ग्राफ में हम देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, जबकि एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो क्या है, वो बहुत कम है ड्यूरिंग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। So this is all about the differences between exothermic and endothermic chemical reactions. इसी चैप्टर लास्ट डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ते हैं और वो डेफिनेशन है एंथैल्पी। हम बार बार बात कर रहे हैं हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी बेसिकली क्या है या एंथैल्पी हम किसे कहते हैं। तो एनर्जी possessed by the substance is called heat content of the substance और एंथैल्पी, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो एनर्जी रखता है वो हीट कंटेंट सब्सटेंस का एंथैल्पी कहलाता है। किसी भी सब्सटेंस में पाए जाने वाले जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स में हम उसे आसान से अल्फाज में एंथैल्पी, ये हीट कंटेंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। फिर हमने ये भी बात की कि एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा एच का साइन इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, जिसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि डेल्टा एच इज द चेंज ऑफ एंथैल्पी, एच टू इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड H1 is the enthalpy of reactant। यानी कि अगर हम प्रोडक्ट में से एंथैल्पी को माइनस करें और प्रोडक्ट की एंथैल्पी को हम रिएक्टेंट की एंथैल्पी से माइनस करें तो हमें चेंज इन एंथैल्पी जो है वो मालूम हो जाएगा। तो हमें एंथैल्पी मालूम करने के लिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी मालूम होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल से हम इसे स्टडी करते हैं कि एंथैल्पी प्लस में या माइनस में कैसे होती है। सपोज करते हैं एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें प्रोडक्ट की एंथैल्पी 100 किलो जूल्स पर मोल है, जबकि रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है वो 200 किलो जूल्स पर मोल है। प्रोडक्ट की एंथैल्पी है 100 किलो जूल्स पर मोल और रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है वो है 200 किलो जूल्स पर मोल। अब हम 100 को 200 से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस 100 किलो जूल्स पर मोल। इसका मतलब डेल्टा एच क्या हुआ, माइनस 100 किलो जूल्स पर मोल। अब अगर आपसे पूछा जाए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये साइन माइनस का है तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक का।
दूसरी स्टेटमेंट हम इस तरह से समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास 200 किलो जूल्स पर मोल है और रिएक्टेंट हमारे पास 100 किलो जूल्स पर मोल। अब अगर हम 200 को 100 से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव 100 किलो जूल्स पर मोल आएगा, विच इज डेफिनेटली एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ये साइन ऑफ एंथैल्पी क्या होता है, या तो प्लस होता है या माइनस होता है। अब इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में समझ लेते हैं कि अगर इफ द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। ये हमने अभी स्टडी किया कि अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी 200 थी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी 100 है तो आंसर हमारे पास प्लस 100 आया। इसका मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी अगर ज्यादा होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। और इसी को रिवर्स कर लेते हैं, इफ द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट द साइन ऑफ डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। और यही पॉजिटिव और नेगेटिव ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक। एंथैल्पी की डेफिनेशन आपसे 2016, 2015, 2013, 2011, 2009 और 2007 में पूछी गई है। So this is all about today's lecture. If you guys have any queries, questions, you can ask in the comment section. कोई टेस्ट अब हमें प्लान करना चाहिए? ओके हाइड लिया mana bolos error kita di kana पूरी भाई mana waktu begitu bisa lagi sekarang juga bagaimana ये पार्टिसिपेंट सब और अभी किसका आवाज भी है ना म्यूट कर ही नहीं देता आवाज